एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम पवन बाग एकेडमी। बच्चों, पवन बाग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, क्लास 12 की जर्नी ऑलरेडी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और आज हम लोग सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, जो कि हमारा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का चैप्टर नंबर 6 है, जो ऑलरेडी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। उसके 2 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। आज हम लोग इसका पार्ट 3 देखने वाले हैं। तो बच्चों, ये आज का लेक्चर देखने से पहले इसके प्रीवियस 2 लेक्चर्स जरूर देखें। उसमें सभी बेसिक कंसेप्ट जो है वो आज भी मैं यूटिलाइज करने वाली हूँ। अगर नहीं देखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आज के लेक्चर में जितना रिक्वायर्ड है उतना आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी बच्चों, हर एक टॉपिक जब आप देखोगे तो सीक्वेंस से देखा करो ताकि आपको डिटेल में समझ आएगा। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, पवन बाग एकेडमी का ऐप भी है, उसको जरूर डाउनलोड करें। इसके अंदर सारी वीडियो, सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो बच्चों, आज का लेक्चर हमारा होने वाला है। इसके पहले देखो, हम लोगों ने इंडिविजुअल वेव स्टडी की थी, मतलब वेव क्या होती है, वेव वाइब्रेशन कैसे करते हैं, उसका अपर पार्टिकल क्या होता है, लोअर पार्टिकल क्या होता है, मतलब देखो लोअर वाइब्रेशन क्या होता है। एक बार मैं आपको बता दूं, यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक सेकेंड है बच्चों, देखो। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। एक्चुअली अभी जो चैप्टर का नाम है सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, ये मैंने अभी स्टार्ट किया है। तो सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स मतलब क्या होता है, देखो अभी तक इंडिविजुअल वेव क्या होती है ना, ये मैंने आपको बताया था। वेव क्या होती है, इट इज नथिंग बट द, मतलब मान लो यहाँ पे मैंने मीन पोजीशन ली थी, आपको मैंने तालाब का एग्जांपल दिया था। कोई वाटर लेक है, वाटर लेक के अंदर मैंने पत्थर फेंका और वो सेंटर में जाके गिरा। सेंटर में जाने के बाद वहां के पार्टिकल्स को वाइब्रेशन मिलेगा, है ना। वाइब्रेशन मिलने के बाद पार्टिकल्स का वाइब्रेशन कुछ ऐसे होता है, पार्टिकल पहले अपवर्ड डायरेक्शन में वाइब्रेट होते हैं, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फिर अपवर्ड डायरेक्शन में, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे पार्टिकल्स का वाइब्रेशन होता है। तो ये जो ऊपर का पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं क्रेस्ट, दिस इज कॉल्ड एज क्रेस्ट। एंड जो डाउनवर्ड पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रफ, ओके। तो क्रेस्ट एंड ट्रफ ऐसे 2 पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज मीन पोजिशन। क्लियर टू एवरीवन? इसको हमने मीन पोजीशन भी कहा था, इसको हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहा था। तो बच्चों, एग्जैक्टली हो क्या रहा है, जरा ध्यान से देखो। ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल बेचारा अपना अपना एक जगह पे बैठा है। यहां से आई वेव, ये वेव जब यहां से आती है तो यहां से आने के बाद मान लो ये वेव यहां से ऐसे आती है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद ये वेव ने इस पार्टिकल के ऊपर किया अटैक, ओके। अटैक करने के बाद क्या होगा, मान लो ये पार्टिकल का, ये कौन सा पार्टिकल का रेस्ट पोजीशन है, तो पार्टिकल रेस्ट पोजीशन पे ही रहेगा। लेकिन मान लो ये वेव का यहाँ रेस्ट पोजीशन नहीं आया, मान लो ये वेव ऐसी आई एंड इस वेव का यहाँ पे ये वाइब्रेशन आया, मतलब यहाँ पे ये वाइब्रेशन आया। तो पार्टिकल क्या करेगा, जब वेव का ये वाइब्रेशन आएगा तो पार्टिकल इस डायरेक्शन में वाइब्रेट होना स्टार्ट करेगा। मान लो इस पार्टिकल के ऊपर वेव का ये वाइब्रेशन आया तो पार्टिकल इस डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा। मतलब जहां से वेव आती है, आने के बाद वो पार्टिकल बेचारा जो एक जगह पे बैठा था, वेव ने उसको डिस्टर्ब किया और वेव की जो वाइब्रेशन है वो उसको एक्वायर करनी पड़ती है। मतलब वेव बोले तो ऊपर जाएगा तो वो ऊपर जाएगा, वेव बोले तो नीचे जाएगा तो वो नीचे जाएगा। लेकिन मान लो अभी कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, देखो यहाँ पे एक ही वेव आ रही थी। अभी तक हमारे पास एक ही वेव का क्रेस्ट था, एक ही वेव का ट्रफ था। अब ट्विस्ट ये है, मान लो इस पार्टिकल के ऊपर 2 वेव्स ने अटैक किया। मान लो ये एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल के ऊपर यहां से भी एक वेव आ रही है, यहां से भी एक वेव आ रही है। तो ये पार्टिकल किस वेव का सुनेगा, एक वेव बोलेगी इस डायरेक्शन में वाइब्रेशन कर, एक वेव बोलेगी इस डायरेक्शन में वाइब्रेशन कर। तो वो पार्टिकल वाइब्रेशन कौन सी डायरेक्शन में करेगा, और इसी को कहा जाता है सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। मतलब 2 वेव्स का एक पार्टिकल के ऊपर 2 or more waves when collide on each particle on a one particle
उसको कहा जाता है सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। सुपर इम्पोज होना मतलब एक ही पार्टिकल के ऊपर अटैक करना, बहुत सारी वेव्स का अटैक होना, उसको बोला जाता है सुपर इम्पोज ऑफ वेव्स। तो आज हम लोग यही स्टडी करने वाले हैं बच्चों की एक पार्टिकल के ऊपर जो दो वेव्स आएगी तो उस वक्त उस पार्टिकल की रिएक्शन क्या होगी, मतलब वो कौन सी वेव का वाइब्रेशन एक्वायर करेगा, इसी की हम लोग बात करने वाले हैं। तो बच्चों ऐसा कहाँ पे होता है, सोचो जरा, ऐसा कहाँ पे होता है अपनी डेली लाइफ में, ऐसा कहाँ पे होता है? तो ये है हमारा सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, मतलब टू और मोर वेव्स। क्या बोलेंगे हम लोग? सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स मतलब क्या होता है? टू और मोर वेव्स, टू और मोर वेव्स traveling through a medium, traveling through a medium called as superposition of waves। इसको कहेंगे हम लोग superposition of waves, superposition of waves। तो बच्चों देखो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल, क्वेश्चन पढ़ो, इसके लिए बेस्ट एग्जांपल, आप लोग गाना सुन रहे हो, है ना, हेडफोन लगा के आप लोग गाना सुन रहे हो और गाने सुनते सुनते उस वक्त मान लो बहुत ज़्यादा साउंड, अगर आपने बहुत ज़्यादा साउंड किया है, वॉल्यूम बहुत बड़ा है, तो आपको बाहर की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। लेकिन मान लो थोड़ा सा आवाज़ कम है, मतलब लिमिट में आवाज़ है, लिमिट क्रॉस नहीं किया आप लोगों ने, लिमिट में आप लोग गाना सुन रहे हो, फिर भी आपको बाहर की आवाज़ सुनाई देती है ना। मतलब हम लोग बाहर का नॉइज अवॉइड नहीं कर सकते। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों, ऐसा क्यों होता है, इसी की हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे मान लो यहाँ से एक वेव आई, यहाँ से एक वेव आई, दोनों की टक्कर हुई, एक्सीडेंट हुआ, दोनों का डिस्ट्रैक्शन हो गया। बट यहाँ पे साउंड में ऐसे नहीं होता। मतलब कोई भी वेव हो, मटेरियल मीडियम की बात नहीं कर रहे हम लोग, मान लो साउंड वेव्स है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जब वो इंटरफेयर करती है बच्चों, या फिर लाइट की वेव्स है, जब वो इंटरफेयर करती है, एक दूसरे के सुपर इम्पोज होती है, तो उस वक्त वो दोनों वेव्स ऐसे ट्रैवल करती है जैसे कोई दूसरी वेव है ही नहीं। उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता चाहे दूसरी वेव आए या जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी धुन में चलती रहती है। मतलब जैसे वो वाइब्रेट हो रही थी वैसे ही वो चलती रहेगी, उसको दूसरी वेव से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, इसका मतलब जब दो वेव्स आएगी एक पार्टिकल के ऊपर, तो वहां पे वो पार्टिकल दोनों वेव को नाराज नहीं करेगा। दोनों वेव का, हाँ ठीक है, तू बोल रही इधर वाइब्रेट है तो वो पार्टिकल उधर वाइब्रेट होगा, दूसरी वेव बोल रही तो इस साइड वाइब्रेट हो तो दूसरी वेव उस साइड वाइब्रेट होगा, दोनों को मिला के वो वाइब्रेट होगा। अगर दोनों एक ही साइड में हो तो दोनों का एम्पलीट्यूड लेके वो उतने बड़े एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट होगा, क्योंकि साउंड हमें उतना सुनाई देता है। देखो मतलब मान लो मैं गाने सुन रही हूँ, गाने सुनते सुनते मुझे बाहर की भी आवाज आती है, बहुत ज्यादा शोर सुनाई देता है। इसका मतलब वो पार्टिकल दोनों वेव को पास कर रहा है, दोनों वेव को पास करने का काम कर रहा है, किसी को नाराज नहीं कर रहा है, और इसकी वजह से हमें दोनों का साउंड सुनाई देता है। तो इसको आप कैसे लिखोगे? इवन व्हेन वन यूजेस हेडफोन्स वन कैन नॉट अवॉइड द बैकग्राउंड साउंड कंप्लीटली। वाई? इसको एक्सप्लेन करो। तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट लिखोगे साउंड वेव्स। साउंड वेव्स कौन सी वेव्स होती है बच्चों? दो टाइप की वेव्स मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताई थी इन द कैरेक्टरिस्टिक्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स, वन इज ट्रांसवर्स वेव एंड सेकेंड इज लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव में क्रेस्ट एंड ट्रफ होता है, लॉन्जिट्यूडिनल वेव में कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन होता है। तो यहाँ पे जो साउंड वेव्स होती है वो कौन सी होती है? दैट आर द लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। साउंड वेव्स आर longitudinal waves. Sound waves are longitudinal waves. Okay. Second point हम लोग लिखेंगे when two waves are superimposed to each other, मतलब when two waves traveling at a time in the same medium, then that waves pass like this, there is no any other wave. ऐसे वो pass करते हैं, travel like this if there is no any other waves. When
waves traveling at a time in the same medium then each wave travel in such a way that if there is no any other wave ओके। तो वहां पे पार्टिकल क्या करेगा बच्चों? पार्टिकल वहां पे सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। When that wave travel through the medium, then each particle performs a simple harmonic motion. Each particle vibrate with a simple harmonic motion. ऐसे मूव करता है, मतलब यहाँ का पार्टिकल है ना, ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा, है ना। तो अगर दो वेव्स आ रही तो वो डबल से वाइब्रेट होगा, दोनों का एम्पलीट्यूड मिला के वाइब्रेट होगा। मतलब थर्ड पॉइंट, each particle in the medium vibrates with simple harmonic motion. Then due to two waves reach at a time on the same particle that particle vibrates to simple harmonic motions. ओके। इसकी वजह से उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों, दैट पार्टिकल डिस्प्लेसेस इन द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल वेव, है ना। यहाँ पे लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पार्टिकल इज इक्वल टू, उसका जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा बच्चों, कैसे देखो, ये पार्टिकल है, यहाँ पे ये वेव आई, ठीक है। मान लो ये वेव का क्रेस्ट इसके ऊपर आ रहा है। एक मिनट, तो मैं आपको इतना बड़ा नहीं दिखाती, मैं आपको बस यहाँ पे एक क्रेस्ट दिखाती हूँ। यहाँ पे जब एक वेव का क्रेस्ट आएगा, ये एक वेव का क्रेस्ट है, मान लो दूसरी वेव का भी क्रेस्ट ही आया, तो दोनों का क्रेस्ट मिला के इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड इतना बड़ा बनेगा, इतना बड़ा वाइब्रेशन वो देगा। तो इन दोनों की वेक्टर सम, मतलब अगर ये पार्टिकल के ऊपर इसका क्रेस्ट है तो इसका ट्रफ आया, मान लो दूसरी वेव का, तो ये पार्टिकल ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, क्योंकि ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। तो ऊपर का प्लस डिस्प्लेसमेंट, नीचे का माइनस डिस्प्लेसमेंट, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और पार्टिकल कहीं पे भी वाइब्रेट नहीं होगा। लेकिन मान लो इस पार्टिकल के ऊपर इसका भी क्रेस्ट है, इसका भी क्रेस्ट है, दोनों का क्रेस्ट जा रहा है, तो पार्टिकल का वाइब्रेशन बड़ा रहेगा। लेकिन दोनों का क्रेस्ट और ट्रफ होगा, तो दोनों की वजह से वो पार्टिकल कहीं पे भी नहीं जाएगा रेस्ट पोजीशन, ना ऊपर ना नीचे, कौन सी भी डायरेक्शन में वो जाएगा नहीं, रेस्ट पोजीशन पे रहेगा, ठीक है। मतलब वहां पे उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो पोजीशन पे रहेगा, वो कहीं पे भी वाइब्रेट नहीं करेगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल is equal to the vector sum of displacement of individual wave,
वेव। ओके, तो बच्चों ऐसे हम लोग हेंस वी कैन नॉट अवॉइड द बैकग्राउंड साउंड कंप्लीटली इवन वी यूजेस द हेडफोन्स। ओके, ऐसे हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये इसी के ऊपर से बच्चों आगे का पॉइंट हमारा बनता है। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। इसी के ऊपर से हम बनता है अभी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, मतलब सेम स्टेटमेंट है, वहां पे भी थोड़ा डिटेल में आपको दिया है। तो देखो क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। वही प्रिंसिपल एक पॉइंट के ऊपर, कॉमन पॉइंट के ऊपर जब दो या दो से ज्यादा वेव सुपर इम्पोज करती है तो वो पार्टिकल, वो दोनों, उसका डिस्प्लेसमेंट, उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दोनों का मिला के होता है। मतलब मान लो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे ना आपको फॉर्मूले के फॉर्म में बताती हूँ। मान लो ये एक वेव आई, ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट है y1 और ये दूसरी वेव आई, इसका डिस्प्लेसमेंट है y2। तो ये पार्टिकल जो है, इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, y इज इक्वल टू, यहाँ बार लगाओ क्योंकि ये वेक्टर सम है, y1 बार प्लस y2 बार, दोनों का मिला के। बार क्यों लगाए, क्योंकि वेक्टर सम कर रहे हम, इसका डायरेक्शन भी हमें कंसीडर करना है। एक का अगर ऊपर है प्लस और नीचे है माइनस, तो दोनों का प्लस माइनस करके वो वाइब्रेट करेगा, इसलिए वेक्टर सम बोला है। तो क्या आएगा देखो, with two or more waves traveling through a medium pass through a common point, each wave produces its own displacement, है ना, at that point independent of the presence of the other wave। एक वेव उसका खुद का डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगी उस पॉइंट के ऊपर, जैसे कि दूसरी वेव है ही नहीं, इन प्रेजेंस, independent of the presence of the other wave, and the resultant displacement at that point is equal to the vector sum of the displacement due to individual wave at that point, the vector sum of displacement of the individual wave at that point। क्या है, when two or more wave traveling through a point pass through a common point in the presence pass through a common point in such a way that there is no any wave, दूसरी वेव है ही नहीं, ऐसे वो पास करती है, and the vector displacement of resultant displacement of that particle is equal to the vector sum of displacement of individual particle। ऐसे लिखा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, resultant displacement of that particle is equal to the vector sum of displacement of individual particle। इंडिविजुअल वेव का जो वेक्टर सम होगा वही इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट रहेगा, और इसी को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। इसी के ऊपर डिपेंड हमें एक डेरिवेशन भी लेना है बच्चों, वो भी हम लोग देखेंगे। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकालो। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखते हैं इसी को जो मैंने एक्सप्लेन किया था ना आपको, अब थोड़ा डायग्रामेटिकली इसको मैं बताती हूँ। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हम दो वेव्स लेने वाले हैं। पॉइंट क्या है, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव पल्सेस मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर विद इक्वल एम्पलीट्यूड एंड सेम फेज। मतलब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे दो वेव्स लेंगे, ये एक वेव है, ये एक वेव है, ये यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है, और मान लो ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल के ऊपर यहाँ से और एक वेव आ रही है, दो वेव्स आ रही है। जब ये वेव ने जीरो से स्टार्ट किया था तभी ये वेव ने भी जीरो से स्टार्ट किया था, तो दोनों वेव्स क्या है, सेम फेज में है। ये दोनों क्या है, सेम फेज में, मतलब दोनों का अगर एक का एंगल जीरो चल रहा है तो दूसरी का भी एंगल जीरो ही रहेगा। मतलब जब ये यहाँ पे रहेगी तो ये यहाँ पे रहेगी, जब ये एक क्रेस्ट को कंप्लीट करेगी तो ये भी एक क्रेस्ट को कंप्लीट करेगी। ये ट्रफ इसका ट्रफ चलता रहेगा तो इसका भी ट्रफ चलता रहेगा, फिर इसका क्रेस्ट तो इसका भी क्रेस्ट। मतलब दोनों जब एट अ टाइम इस पॉइंट पे रीच करती है ना, तो दोनों का एक तो क्रेस्ट होगा, एक तो ट्रफ होगा, ठीक है। जब दोनों इस पॉइंट पे रीच करेगी तो एक तो दोनों का क्रेस्ट होगा, नहीं तो दोनों का ट्रफ होगा, ऐसे होगा, ऐसी सिचुएशन होगी। तो इसको कहा जाता है सेम फेज। मीन्स when crest of one wave coincide with the crest of another wave, मैं लिख के दूंगी आपको, and when trough of one wave is coincide with the trough of another wave, then it is said to be a same phase। इसको एक अलग नाम है बच्चों, मैं अभी आपको वो नाम नहीं बताऊंगी, इसको एक अलग नाम है, मैं आपको डेफिनेशन के वक्त बताऊंगी। मतलब अभी फिलहाल तो आप बस इतना कहो कि दोनों वेव्स क्या है, सेम फेज में है।
एक का क्रेस्ट चल रहा है तो दूसरी का भी क्रेस्ट, और एक का ट्रफ चल रहा है तो दूसरी का भी ट्रफ। तो देखो क्या होगा यहाँ पे। लेकिन ये अभी हम लोग थियोरेटिकली पढ़ रहे हैं बच्चों, इसका हमें प्रूफ भी देना पड़ रहा है, तो इसका डेरिवेशन भी हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो वेव जब स्टार्ट हुई बच्चों तो टाइम चल रहा था 0 सेकेंड, ठीक है। तो 0 सेकेंड पे ये वेव का, पहली वेव का क्या चल रहा है, क्रेस्ट चल रहा है। देखो यहाँ पे ये पहली वेव का क्रेस्ट चल रहा है। सिमिलरली यहाँ पे इस वेव का भी क्या चल रहा है, क्रेस्ट चल रहा है। ये इस साइड जा रही है, ये इस साइड जा रही है। फिर टाइम जब 1 सेकेंड होगा तो ये वेव थोड़ी आगे चली गई, ये वेव थोड़ी आगे चली गई। सिमिलरली ये भी वेव थोड़ी आगे चली गई, ठीक है। अब टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड में ये और थोड़ी आगे चली गई, ये और थोड़ी आगे चली गई, इस पॉइंट पे आए दोनों। अब टाइम हुआ 3 सेकेंड, 3 सेकेंड पे ये दोनों वेव एक दूसरे पे कोइंसाइड हो गई। तो बच्चों जब एक दूसरे पे कोइंसाइड हुई तो दोनों का मिला के एम्पलीट्यूड हमें इतना मिला। मतलब क्या, एम्पलीट्यूड बढ़ गया है। एक्चुअल जो था उससे एम्पलीट्यूड क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। और फिर टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे ये दोनों वेव, मतलब ये जो वेव उस साइड जा रही थी वो आगे चली गई, इस वेव के आगे चली गई, और ये जो वेव इस साइड आ रही थी इस वेव के आगे चली गई। मतलब देखो बच्चों दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करके चली गई, फिर भी दोनों का एम्पलीट्यूड यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है। मतलब एक दूसरे के ऊपर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो एक दूसरे से कोइंसाइड भी होते तो एक्सीडेंट नहीं होता, दोनों डिस्ट्रैक्ट नहीं होती, वो एज इट इज चली जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है इन दोनों के अंदर, है ना। ऐसे ही इंसान ने होना चाहिए। अगर लाइफ में कुछ भी सिचुएशन आ जाए तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, एज इट इज चलते रहो, बराबर सक्सेस मिलता है। सिर्फ लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए ना बच्चों तो उससे डिस्ट्रैक्ट मत हो जाओ, उससे सोल्यूशन निकालो। वेव के जैसा है, सीखने जैसा है, ऐसे ही सीखो, है ना। तो देखो ये वेव आगे फिर वापस t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे अपनी अपनी चली गई, ये भी अपनी अपनी चली गई, उसको कोई लेना देना नहीं। और t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे ये भी अपनी अपनी चली आई, और ये भी अपनी अपनी चली आई। तो समझ में आया बच्चों, ये दोनों वेव एक दूसरे के अंदर कोइंसाइड हो रही है। तो उस वक्त क्या होता है, पार्टिकल जो है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट होता है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमें कितना मिलेगा, दोनों का मिला के। मतलब एट दिस सिचुएशन कौन सा, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे यहाँ का जो पार्टिकल होगा उसका एम्पलीट्यूड, मान लो इसका एम्पलीट्यूड a1 है, इसका एम्पलीट्यूड a2 है, तो ये पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना बनेगा, a1 प्लस a2 बनेगा। मतलब ये दोनों का मिला के वो वाइब्रेट होगा। अगर ये एक का 1 दूसरी का 1 तो वो 2 से वाइब्रेट होगा, बहुत बड़े एम्पलीट्यूड से, ठीक है। तो इसको कहा जाता है बच्चों, अभी मैं आपको नाम रिवील करती हूँ इसको कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब जब दोनों वेव सेम फेज में होती है, व्हेन टू वेव्स आर इन सेम फेज इंटरफेयर टू ईच अदर, देन crest is coincide with the crest, trough is coincide with the trough, then the resultant amplitude of the particle is equal to the vector sum of individual wave and resultant amplitude is maximum, और इसको कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ में आया? तो जो मैंने बताया है उसको बस आपको नोट डाउन करना है वेरी सिंपल तरीके से। अब यहाँ पे इसको t इज इक्वल टू 0 सेकेंड 1 सेकेंड ये सब आपके बुक में दिया है, बट मैं आपको थोड़ा सा लिख के दूंगी जितना इंपॉर्टेंट है। आप लोग चाहें तो डायग्राम निकाल के, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पूछा भी जाए तो पहले डायग्राम निकालो, स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हो। एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड 1 इज passing with the crest, or the wave is passing with the crest in opposite direction, amplitude of both the waves is same। आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आना चाहिए इसके अंदर वो क्या आना चाहिए, देखो when two waves are in same phase, two waves are in same phase, two waves are in same phase, arrive at a point simultaneously, arrive at a point simultaneously, then resultant amplitude is maximum। यहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, मैक्सिमम। एक ही पॉइंट पे दो वेव्स
एट अ टाइम रीच कर रही है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम रहेगा. ओके, एंड व्हेन crest of one wave coincides with crest of another wave. कौन से पॉइंट पे? t is equal to 3 सेकेंड पे. with crest of another wave then resultant amplitude is maximum. Called as कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. क्या कहा जाता है बच्चों इसको? मैंने बोला मैं बाद में बताऊंगी, यही वर्ड है वो. क्या इसको कहा जाता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. जहां पे एक वेव का क्रेस्ट एंड दूसरी वेव का क्रेस्ट दोनों कोइंसाइड हो रहे हैं, उसको कहेंगे हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. सिमिलरली ट्रफ मतलब जब इसका क्रेस्ट कोइंसाइड होगा तो उसका भी क्रेस्ट, इसका ट्रफ कोइंसाइड होगा तो उसका भी ट्रफ. तो क्रेस्ट ट्रफ तो उसको हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. याद रखो, कंस्ट्रक्टिव के लिए CC मतलब क्रेस्ट, TT मतलब ट्रफ, तो उसको हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव. आगे जाके बहुत जगह पे हमें इसको यूज भी करना है. कहाँ? वेव ऑप्टिक्स में भी हम लोग इसको यूज करेंगे. तो क्रेस्ट, ट्रफ जब कोइंसाइड्स होते हैं तो उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ये कहाँ पे हो रहा है? एट t is equal to 3 सेकेंड पे. ठीक है बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो. उसके बाद देखते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. कंस्ट्रक्टिव का अपोजिट अब कौन सा है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. मतलब यहाँ पे अभी अपोजिट फेज में है. अपोजिट फेज में मतलब क्या? देखो, जब टाइम t is equal to 0 सेकेंड पे वेव स्टार्ट हुई तो इस वेव का चल रहा था क्रेस्ट एंड इस वेव का चल रहा था ट्रफ. ओके, टाइम t is equal to 1 सेकेंड पे ये वेव आगे चली गई, ये भी वेव आगे आ गई. टाइम t is equal to 2 सेकेंड पे दोनों इस पॉइंट को रीच कर रही है, तो दोनों का क्रेस्ट और इसका ट्रफ चल रहा है बच्चों. तो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर इसका क्रेस्ट एंड इसका ट्रफ चलेगा, तो पार्टिकल को ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है. +1 मान लो, ऊपर +1 है, नीचे -1 है, तो +1 -1 पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना बनेगा? 0. पार्टिकल कहीं पे भी नहीं जाएगा, ना ऊपर ना नीचे, वो वहीं पे रहेगा. ठीक है, मतलब इस केस में पार्टिकल का एम्पलीट्यूड 0 होता है, मतलब मिनिमम होता है. मतलब क्या? व्हेन टू वेव्स अराइव एट अ पॉइंट आर साइमल्टेनियसली आर इन अपोजिट फेज. एक का क्रेस्ट तो दूसरे का ट्रफ चल रहा है, दोनों अपोजिट फेज में है, तो यहाँ पे पार्टिकल का एम्पलीट्यूड 0 होता है, मतलब मिनिमम होता है. ऐसे इंटरफेरेंस को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. समझ में आया? तो इसको हम कैसे लिखेंगे? देखो, फर्स्ट पॉइंट, व्हेन two waves arrive at a point simultaneously are in opposite phase, then particle vibrate with minimum amplitude. ओके, तो सेकेंड पॉइंट लिखो, when crest of one wave coincide with the trough of another wave, then
then particle vibrate with minimum amplitude called as डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, चलो मतलब क्या बच्चों, क्रेस्ट विथ ट्रफ एंड ट्रफ विथ क्रेस्ट। सीसी नहीं आएगा यहाँ पे, क्रेस्ट विथ ट्रफ, ट्रफ विथ क्रेस्ट। समझ में आया? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर हम लोग इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो बच्चों ये तो हमने थेरोटिकली पढ़ लिया कि क्रेस्ट आने से क्या होता है, ट्रफ आने से क्या होता है, सेम फेज में होगे तो क्या होगा, आउट ऑफ फेज होगे तो क्या होगा। याद रखो, सेम फेज मतलब दोनों में फेज डिफरेंस 0, आउट ऑफ फेज मतलब दोनों में फेज डिफरेंस 180 का होता है, एक का क्रेस्ट तो दूसरे का ट्रफ। तो ये सब हमने थेरोटिकली पढ़ लिया बच्चों, बट फिजिक्स को तो चाहिए प्रूफ। ये तो हमें पता चल गया कि एक पार्टिकल के ऊपर जब दोनों वेव एट ए टाइम रीच करेंगी क्रेस्ट के साथ तो वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट होगा, और एट ए टाइम रीच करेगी क्रेस्ट ट्रफ के साथ वो कहीं पे भी नहीं जाएगा, वहीं के वहीं रहेगा। लेकिन फिजिक्स को तो चाहिए प्रूफ, मतलब इसका भी डेरिवेशन हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो अभी हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं डेरिवेशन। हेडफोन लगा के बैठो, मैं अभी आपको डेरिवेशन बताने वाली हूँ। तो डेरिवेशन किसका है? एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। मतलब क्या कि यहाँ पे एक पार्टिकल हमने लिया है, तो बच्चों देखो यहाँ पे एक वेव आई, पहले इन फेज की बात करते हैं, इन फेज और वी कैन से सेम फेज, इन सेम फेज। सेम फेज मतलब क्या, दोनों में फेज डिफरेंस हम यहाँ पे फाई से डिनोट करेंगे, दोनों में फेज डिफरेंस होता है 0। मतलब क्या, देखो एक वेव यहाँ से आई क्रेस्ट एंड ट्रफ के साथ, दूसरी वेव भी आई क्रेस्ट एंड ट्रफ के साथ, तो ये पार्टिकल जो है, ये पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, देखो इन दोनों का मिला के ऐसा बड़ा एम्पलीट्यूड मिलेगा। मतलब मान लो इसका एम्पलीट्यूड है A1, इसका एम्पलीट्यूड है -A1, A1 नहीं, इसको हम बोलते हैं A2, क्योंकि दोनों एक ही साइड में है, तो A2। तो इसका एम्पलीट्यूड जो बनेगा, इसको मैं नाम देती हूँ A इज इक्वल टू A1 प्लस A2, दोनों का मिला के A1 प्लस A2। तो ये हो गया सेम फेज के बारे में। सिमिलरली मतलब यहाँ पे हमें आंसर क्या मिलना चाहिए, A1 प्लस A2 मिलना चाहिए। मैंने स्मॉल a लिया है, आप कैपिटल A भी ले सकते हैं, आगे आगे हम लोग कैपिटल A ही लेने वाले हैं। सिमिलरली सेकेंड केस मान लो दोनों वेव्स जो है वो आउट ऑफ फेज में है। क्या है? आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज का मतलब क्या होता है कि दोनों का फेज डिफरेंस जो है, मतलब एंगल फाई को हम फेज डिफरेंस बोलते हैं, वो कितना होगा 180 डिग्री या फिर पाई रेडियन। ठीक है, 180 डिग्री को ही हम पाई रेडियन बोलते हैं। इसका मतलब क्या कि एक वेव का जब क्रेस्ट चल रहा है उस वक्त दूसरी वेव का क्या चल रहा है, ट्रफ। एक का क्रेस्ट दूसरी का ट्रफ। तो यहाँ पे इस पार्टिकल के ऊपर क्या मिलेगा हमें, देखो ये ना पार्टिकल ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, यहाँ पे बस हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, मतलब कोई भी पार्टिकल ऊपर नीचे नहीं होगा। इसका क्या है, मान लो इसका A1, तो इसका क्या चल रहा है उस वक्त -A1, इसका +A1 चल रहा है, इसका -A1 चल रहा है। तो यहाँ पे पार्टिकल A इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0 डिस्प्लेसमेंट से चलेगा। मतलब ये अगर सेम रहा, तो अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस रहा, मतलब थोड़ा बहुत एम्पलीट्यूड इधर उधर है, तो वो थोड़ा बहुत वाइब्रेशन करेगा। मतलब मान लो ये दोनों का एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, तो एक का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, एक का एम्पलीट्यूड थोड़ा ज़्यादा है, मान लो यहाँ दोनों साइड पे सेम रहेगा, और दूसरे का एम्पलीट्यूड थोड़ा इससे कम है। तो इस केस में क्या होगा, ये पार्टिकल जो वाइब्रेशन देगा वो थोड़ा बहुत इसके साइड में वाइब्रेशन देगा, है ना, इसके साइड में। एक मिनट, ये उल्टा मैंने लिखा है, यहाँ पे ऐसे दिखाना चाहिए क्योंकि आउट ऑफ फेज में है ना ये, तो इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, इसका कम है, तो ये इसकी साइड में थोड़ा सा एम्पलीट्यूड दिखाएगा माइनस करके। मान लो इसका 10 मीटर है और इसका 5, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं बच्चों,
थोड़ा बहुत मैं बता रही हूँ बट इतना डीप में आपने स्टडी नहीं किया तो भी चलेगा, बस समझ लो। -5 मीटर है तो क्या होगा, ये 10 - 5 कितना आएगा, 5 मीटर से वो कहाँ वाइब्रेट करेगा, जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है उस साइड में, ऐसे थोड़ा सा वो वाइब्रेशन देगा। ठीक है, बस ये बात याद रखो कि जब पार्टिकल इन फेज में होता है तो दोनों की एडिशन होती है, और पार्टिकल आउट ऑफ फेज में होता है तो दोनों का सब्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ A = A1 - A2, ऐसे भी आप लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन फेज की कंडीशन, आउट ऑफ फेज की कंडीशन, लेकिन इसको प्रूफ देना पड़ेगा हमें। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछा जाता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको ये पूछा जाता है। तो क्वेश्चन देखो क्या है, derive expression for amplitude of resultant wave produced due to superposition of waves. Also explain the conditions for maximum and minimum amplitude. मतलब यही अभी मैंने बताया ना आपको, A1 + A2, A1 - A2, इसी की कंडीशन हमें देनी है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, नहीं रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, फिर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। पहले हम देखेंगे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फिर मैं आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का डेरिवेशन बताऊंगी। ठीक है, तो बच्चों इसमें सबसे पहले अभी हम लोग 2 वेव के बारे में सोचेंगे। मान लो इस पॉइंट के ऊपर 2 वेव्स एट अ टाइम रीच कर रही है। एक वेव का y1 = A1 sin ωt इतना है, और दूसरी वेव का मान लो y2 = A2 sin, यहाँ पे ωt + phi आएगा, क्योंकि हमने मान लो कुछ फेज डिफरेंस लिया, जनरल कंडीशन मान के चलते हैं। मान लो इनिशियली दोनों सेम फेज में नहीं है, एक अगर पाई से चल रही तो दूसरी π/2 से चल रही है, एक अगर 0 से चल रही तो दूसरी पाई से चल रही है। दोनों के फेज मतलब एक का अगर क्रेस्ट चल रहा है तो दूसरी का ट्रफ चल रहा है, ऐसे हम लोग मान के चलते हैं। तो दोनों का फेज डिफरेंस हम लोग मान के चलेंगे phi। ओके, सो यहाँ पे हम लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट, कंसीडर टू waves arrive at a point simultaneously then they superimpose एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे टू ईच अदर। ओके, उनके इक्वेशंस हम लोग देख लेते हैं। लेट इक्वेशंस ऑफ वेव्स आर क्या होंगे, पहला इक्वेशन क्या बनेगा बच्चों, y1 = A1 sin ωt एंड y2 = A2 sin ωt + phi। ऐसे ही आंसर लिखोगे एग्जाम में, जैसे मैं लिख के देती हूँ ना, एज इट इज आंसर आपको एग्जाम में भी लिखना है इजी लैंग्वेज में, ताकि आपको अच्छे से लिखते आएगा। सेकेंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या कहता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा, देखो अकॉर्डिंग टू, दोनों की एडिशन होगी ना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, दोनों का मिला के डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव्स इज क्या बनेगा, y = y1 + y2। तो ये दोनों को पुट कर दो इसके अंदर, y = क्या बनेगा, y1 क्या है, A1 sin ωt + A2 sin ωt + phi। ओके, तो बच्चों यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, sin ωt + phi जो है ना, वहाँ पे हम लोग sin A + B का ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या है फॉर्मूला, देखो sin A + B =
साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो देखो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एक मिनट, फॉर्मूला क्या है ये अप्लाई करो यहाँ पे। y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2, ये फॉर्मूला अप्लाई करो और उसको a2 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद a2 ऑलरेडी है। तो यहाँ साइन a इंटू बी, तो साइन a कौन है हमारा ओमेगा टी, b कौन है फाई, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस यहाँ a2 लगेगा बच्चों इसके साथ, a2 इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। ओके, तो यहाँ पे देखो साइन ओमेगा टी कॉमन निकल सकता है, तो क्या आएगा, साइन ओमेगा टी कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचेगा बस a1 प्लस a2 कॉस फाई, दोनों में से हमने साइन ओमेगा टी बाहर निकाला तो क्या आएगा, साइन ओमेगा टी प्लस a2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। ओके, दोनों में से साइन ओमेगा टी हमने बाहर निकाला। अब देखो यहाँ पे हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है। हम क्या करते हैं, इसकी जगह पे एक वैल्यू पुट करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी इसकी जगह पे एक वैल्यू पुट करते हैं। क्या देखो क्या करना है, हम लोग y, एक मिनट, इसको मैं क्या करती हूँ, ये पूरा टर्म जो है इसकी जगह पे मैं क्या पुट करती हूँ, a1 प्लस a2 कॉस फाई इज इक्वल टू, इसकी जगह पे मैं लेती हूँ a कॉस थीटा। ठीक है, एंड यहाँ पे a2 एंड साइन फाई की जगह पे, a2 साइन फाई की जगह पे मैं लेती हूँ a साइन थीटा। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, ये पूरी टर्म की जगह पे मैंने a cos थीटा लिया और ये पूरी टर्म की जगह पे मैंने a sin थीटा लिया, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो y इज इक्वल टू, इसकी जगह पे मैंने पुट किया a cos थीटा इंटू साइन ओमेगा टी, ओके, प्लस a sin थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी। यहाँ पे कॉस ओमेगा टी ऑलरेडी है, a2 साइन थीटा फाई की जगह पे हमने a साइन थीटा लिया। इसको नाम देके रखो बच्चों, ये बाद में भी हमें यूज करनी है, इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ पे ये एक चेंज है पूरा। ठीक है, क्या किया समझ में आया, देखो हमने क्या किया, दो वेव्स ली, y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फिर हमने क्या किया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से दोनों वेव्स को ऐड किया। ऐड करने के बाद यहाँ साइन a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद a2 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड दोनों में से यहाँ साइन ओमेगा टी मैंने कॉमन लिया और ये टर्म को हमने एज इट इज रखा। फिर हमने एक दूसरी टर्म्स यहाँ पे ऐड की है, कौन सी, इस टर्म की जगह पे हमने a cos थीटा लिया है, इस टर्म की जगह पे हमने a sin थीटा लिया है और दोनों की वैल्यूज पुट की। तो यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला किसका बना, मैंने क्या किया, यहाँ a कॉमन निकाला, यहाँ पे मैं साइन ओमेगा टी पहले लिखती हूँ, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा प्लस यहाँ पे मैंने कॉस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा लिखा। समझ में आया, तो बच्चों ये किसका फॉर्मूला बन गया, वापिस से ये साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। बस यहाँ a की जगह पे अभी कौन है, ओमेगा टी, एंड b की जगह पे है थीटा। तो रिप्लेस कर सकते हैं इस फॉर्मूले को और वही हमारा रहेगा रिजल्टेंट वेव का फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैं और एक स्लाइड लेती हूँ। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी ये y a को एज इट इज रखेंगे, इसकी जगह पे हम साइन a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो y इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, a इंटू साइन a प्लस बी, मतलब यहाँ ओमेगा टी प्लस थीटा। तो बच्चों ये है हमारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज रिक्वायर्ड फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, रिक्वायर्ड फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया सबको? चलो जल्दी से बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसी के अंदर अभी हम लोग देखने ही वाले हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट तो हो गया वेव का, y इज इक्वल टू, अब एम्पलीट्यूड जो है मतलब ए का फॉर्मूला अभी यहाँ पे हमें डिराइव करना है। तो देखो कैसे करेंगे। सेकेंड पॉइंट हम लोग लिखेंगे, ये पहला पॉइंट था ना रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, अभी हम लोग लेंगे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो बच्चों एम्पलीट्यूड निकालने के लिए हमने जो इक्वेशन 1 और 2 लिया था, कौन सा वाला, ये वाला, इन दोनों इक्वेशंस को मैं स्क्वेयरिंग करके ऐड करती हूँ। इन दोनों को इक्वेशंस क्या है देखो, a1 प्लस a2 cos फाई, मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे इक्वेशन, एक मिनट, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग ऐसे लिखो पहले, उसके बाद लिखेंगे इक्वेशन स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 और 2। इक्वेशन 1 और 2 क्या है। इक्वेशन 1 a1 प्लस a2 cos फाई होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a cos थीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर। देखो a1 प्लस a2 cos फाई ब्रैकेट स्क्वायर a cos थीटा, और यहाँ पे a2 sin फाई इज इक्वल टू a sin थीटा। a2 sin फाई होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a sin थीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर। दोनों को स्क्वेयरिंग करना है और ऐड करना है। तो अभी स्क्वेयरिंग तो किया बच्चों, अभी इन दोनों को ऐड करना है। इसको भी प्लस करो, इसको भी प्लस करो। तो प्लस करने के बाद क्या होगा देखो, ये क्या बनेगा, a1 प्लस a2 होल ब्रैकेट स्क्वायर, इसको मैं लिखती हूँ a1 प्लस a2 cos फाई ब्रैकेट स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा a2 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो इसको स्क्वायरिंग किया और ऐड किया, तो ये क्या है, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर क्या है आपको पता है ना, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करो, इसके लिए क्या आएगा, a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, ये b की टर्म है होल, 2a1 a2 cos फाई प्लस cos फाई रह गया ना, 2a1 a2 cos फाई प्लस इसका स्क्वायर a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई। ओके, और यहाँ पे ये टर्म है वो भी ऐड कर दो, प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ओके, इज इक्वल टू, यहाँ पे यहाँ दोनों में से a स्क्वायर कॉमन निकल सकता है, a स्क्वायर इन ब्रैकेट यहाँ रहेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का आंसर होता है 1। तो यहाँ पे मुझे, मैं पहले a स्क्वायर लिखती हूँ, a स्क्वायर ये तो टर्म 1 हो गई, तो इसको नहीं लिखा तो भी चलेगा। यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी इन दोनों में से हम a2 स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं और बाकी टर्म को एज इट इज लिखेंगे, a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई प्लस यहाँ पे a2 स्क्वायर कॉमन निकालो, ब्रैकेट के अंदर आएगा cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। तो cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 1। तो ये क्या होगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं, प्लस यहाँ पे क्या रहेगा, इसकी वैल्यू बनेगी 1 और ये रहेगा प्लस a2 स्क्वायर। तो बच्चों a इज इक्वल टू क्या होता है देखो, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई प्लस a2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये मुझे मिलता है, दिस इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, called as
रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो बच्चों इसी के ऊपर बेस्ड अभी हम लोग आगे की दो कंडीशंस देखने वाले। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर आगे की दो कंडीशंस हम लोग देखेंगे। पहली कंडीशन देखो अभी, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड। मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब होता है, जब वेव्स इन फेज में होती है। मिनिमम एम्पलीट्यूड कब होता है, जब वेव्स आउट ऑफ फेज में होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहली कंडीशन, व्हेन वेव्स आर इन सेम फेज। पहले रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड लिख लेते हैं। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लो पहले, उसके बाद इसको प्रूव करेंगे। एम्पलीट्यूड देखो क्या है, a इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव प्लस a2 स्क्वायर। तो केस 1 देखो क्या है, केस 1 क्या है, व्हेन टू वेव्स आर इन सेम फेज। सेम फेज, ओके। सेम फेज मतलब क्या होगा, यहाँ पे फाई इज इक्वल टू मुझे मिलेगा 0। तो फाई इज इक्वल टू 0 मतलब कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो पुट करो ये वैल्यू इसके अंदर, क्या होगा, a इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस 0 की जगह बच्चों 1 पुट करो, प्लस यहाँ पे क्या आएगा a2 स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब ये a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी अंडर रूट, क्योंकि देखो a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर मैथ्स का। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, तो मुझे क्या मिलेगा, a1 प्लस a2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट यहाँ पे कैंसिल होगा एंड a इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, a1 प्लस a2। यही तो चाहिए था बच्चों, मैक्सिमम की कंडीशन आपको याद है मैंने बताया था। तो यहाँ पे मान लो ये दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम है, a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a है, तो वेव यहाँ डबल से वाइब्रेट होंगी। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ when a1 is equal to a2 is equal to a, then a is equal to a1 plus a2 is equal to a plus a is equal to twice a. Therefore, this is the condition and it is maximum. Amplitude is maximum. ऐसे लिखो, this is the condition of maximum amplitude. Maximum amplitude. ठीक है, ये हो गया मैक्सिमम केस 1। अब देखते हैं हम लोग केस 2। केस 2 बच्चे बोल रहे थे मुझे कमेंट करके, मैम कलर चेंज करते चलो, है ना। मुझे याद ही नहीं रहता कलर चेंज करना है, मैं भूल जाती हूँ कलर चेंज करना। केस 2 को, केस 1 को ऐसे कलर चेंज करते चलो क्या, बट मुझे लगता है टाइम वेस्ट होता है इसलिए मैं नहीं करती। कोई बात नहीं, चलो कर दिया कलर चेंज। तो केस 2 में मान लो आउट ऑफ फेज है ना। इफ टू वेव्स आर इन आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज, तो आउट ऑफ फेज मतलब यहाँ फाई इज इक्वल टू क्या होगा, पाई, पाई और 180, पाई को ही 180 डिग्री बोलते हैं रेडियन। तो यहाँ cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है -1, है ना। वो पुट करो अभी वैल्यू, cos 180 की वैल्यू, तो क्या बनेगा देखो, a इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू कॉस 180। तो क्या बनेगा, a2 स्क्वायर मैंने पहले लिखा, कोई बात नहीं ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो बनेगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2, क्योंकि cos 180 की वैल्यू -1 है तो माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा -2a1 a2।
बच्चों ये किसका फॉर्मूला है, a1 माइनस a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का। क्या होता है a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, बोलो। a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगा, a इज इक्वल टू अंडर रूट a1 माइनस a2 होल ब्रैकेट स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, तो क्या आएगा a1 माइनस a2। ठीक है, तो a1 माइनस a2 ये मुझे मिलता है a का फॉर्मूला। अब मान लो यहाँ पे दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, नेक्स्ट स्लाइड लेनी पड़ेगी। इफ एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ द वेव्स आर इक्वल, इफ एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स आर इक्वल, then a1 is equal to a2 is equal to a। तो हमें एम्पलीट्यूड क्या मिलेगा, a1 माइनस a2, दोनों सेम है ना, तो दोनों का माइनस करने के बाद क्या मिलेगा, 0। 0 मतलब यहाँ एम्पलीट्यूड क्या है बच्चों, दिस इज मिनिमम एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ये किसकी कंडीशन हो गई फिर, देयरफॉर दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड। ये किसकी कंडीशन है, मिनिमम एम्पलीट्यूड की। दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड, गॉट इट। चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, इसके पहले है ना, और एक स्लाइड चाहिए थी, 1 मिनट, 1 सेकेंड बच्चों, उफ 1 मिनट है बच्चों। यहाँ पे क्या करो पता है क्या, मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे चेंज करो इस टाइटल में, ये एक्चुअली इंटेंसिटी का है ना, मैंने एम्पलीट्यूड का आपको बताया, तो ये एम्पलीट्यूड का टाइटल है। हाँ, इसको याद रखो, एम्पलीट्यूड, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड फॉर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। अब आगे का जो है ना मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे, इसके बाद हम लोग और एक लेते हैं, किसका, कंडीशन फॉर, यहाँ पे लिखो नेक्स्ट टाइटल। जैसे एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड चेंज होने से वो वेव की इंटेंसिटी भी चेंज होगी ना, तो उस हिसाब से इंटेंसिटी का भी कंडीशन है, उसके ऊपर भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। तो क्या कंडीशन है उसका बस फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ। कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ वेव्स। ठीक है, देखो क्या आएगा, एक्चुअली बच्चों पहले रिलेशन समझ लो, इंटेंसिटी में एंड एम्पलीट्यूड में, दोनों में क्या रिलेशन है, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब कुछ ऐसे I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों का रिलेशन है। तो हमें मैक्सिमम के लिए एंड मिनिमम के लिए क्या मिलेगा वो हमें देखना है। तो सबसे पहले जब हमारा फाई क्या होता है, 0 होता है, मतलब इन फेज में होती है वेव, तो I क्या रहेगा फिर, मैक्सिमम। I मैक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, A मैक्सिमम स्क्वायर। इम्प्लाइज दैट, इससे हमें क्या पता चलता है कि I मैक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A मैक्स की वैल्यू क्या होती है बच्चों, A1 प्लस A2 होल ब्रैकेट स्क्वायर। I मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 प्लस A2 होल ब्रैकेट स्क्वायर होता है। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड यहाँ पे मतलब I मैक्स इज इक्वल टू A1 प्लस A2 ब्रैकेट स्क्वायर आएगा किसके लिए, फाई इज इक्वल टू 0 के लिए। जैसे व्हेन फाई इज इक्वल टू पाई होगा, तो इस केस में I कितना होगा, मिनिमम, क्योंकि हमारा A भी कितना है, मिनिमम है, और उसका स्क्वायर आएगा। इससे हमें ये पता चलता है कि I मिनिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 माइनस A2 होल ब्रैकेट स्क्वायर। समझ में आया? तो इसका ये कंडीशन से दोनों, बस इनकी कंडीशंस याद रखनी है आपको, बाकी कुछ नहीं। तो बच्चों ये था हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, दो वेव्स का सुपरपोजिशन।
अब इसी से रिलेटेड आपके बुक में एक सॉल्व न्यूमेरिकल है, वो हम लोग लेते हैं। दो वेव जब कंबाइन होती है, वैसे इसके ऊपर इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, इसमें क्या बताते हैं एक्सरसाइज में वर्ड भूल गई थी मैं, एक्सरसाइज में वैसे भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपके बुक में एक सॉल्व न्यूमेरिकल है, वो मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ। तो क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन मैंने लाया है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू सिनुसॉइडल वेव्स प्रोपोगेटिंग थ्रू अ स्ट्रिंग आर गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। दो इक्वेशंस दिए हैं, y1 इज इक्वल टू 4 साइन 20x माइनस 30t एंड y2 इज इक्वल टू 4 साइन 25x माइनस 40t। तो यहाँ पे x एंड y जो है आर इन सेंटीमीटर से एंड t इज इन सेकेंड है, तो सेंटीमीटर में ही रहने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कैलकुलेट करने के लिए बोला है हमें, कैलकुलेट द फेज डिफरेंस। क्या कैलकुलेट करना है आपको? फेज डिफरेंस, मतलब डेल्टा फाई। देखो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा फाई। पहले हमें फेज डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए बोला है, मतलब phi2 माइनस phi1 हमें निकालना है, इज इक्वल टू व्हाट, किसके लिए? एट द पॉइंट्स x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। ठीक है, when these two waves interfere what are the maximum and minimum values of the intensity। मतलब सेकेंड पॉइंट, I maximum and I minimum is equal to what, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। देखो सबसे पहले हम लोग ये y1 को सॉल्व कर लेते हैं। y1 इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो a साइन ने यहाँ वैल्यूज दी है वही पुट कर दो। y1 इज इक्वल टू 4 साइन पहले हम निकालते हैं ये वाला फेज डिफरेंस, 4 साइन 20x, x की वैल्यू है ना बच्चों, पुट कर दो 20x, x कितना है 5 माइनस 30t, t कितना है 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा 4 साइन 20 मतलब 20 इंटू 5 आएगा 100 माइनस 60, तो ये कितना बनेगा y1 इज इक्वल टू 4 साइन 40। ठीक है, मतलब यहाँ ये मुझे phi1 की वैल्यू कितनी मिली बच्चों, 40। ये देखो phi1 इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली अभी मैं क्या निकालूंगी y2, और उसमें मुझे phi2 मिलेगा। y2 इज इक्वल टू क्या है, ये देखो y2 4 साइन 25 इंटू 5 माइनस 40 इंटू 2, तो ये क्या मिलेगा मुझे, y2 इज इक्वल टू 4 साइन 25 इंटू 5 दैट इज 125 माइनस 80, तो ये मुझे क्या मिलता है, दोनों का सब्ट्रैक्शन करो कितना आएगा, y2 इज इक्वल टू 4 साइन, एक सेकेंड ना, लेट मी चेक द आंसर आइदर इट इज करेक्ट और नॉट। करेक्ट है बच्चों यहाँ पे भी। हाँ, तो चलते हैं यहाँ पे, जैसे y4 साइन 125 माइनस 80 का दोनों का सब्ट्रैक्शन करो कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 45। ठीक है, तो ये phi2 कितना मिला, 45, phi2 इज इक्वल टू मुझे मिला 45। ठीक है, एंड phi1 इज इक्वल टू मिला 40, तो दोनों का यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या है, phi2 माइनस phi1, तो कितना आता है देखो फेज डिफरेंस, डेल्टा फाई इज इक्वल टू phi2 माइनस phi1 इज इक्वल टू 45 माइनस 40, मतलब डेल्टा फाई इज इक्वल टू मिलता है 5 रेडियन। समझ में आया? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम निकालेंगे आई मैक्स एंड आई मिनिमम। वो तो बहुत सिंपल है बच्चों, आई मैक्स मतलब a1 प्लस a2 करो, आई मिन मतलब a1 माइनस a2 करो। तो देखो यहाँ a क्या है, 4 दोनों की जगह पे 4 दे के रखा है। तो सेकंड बहुत सिंपल है, सेकंड में क्या करना है, a1 हमें दिया है 4 सेंटीमीटर, a2 हमें दिया है 4 सेंटीमीटर। तो आई मैक्स कैसे निकालने के लिए बोला, आई मैक्स इज इक्वल टू a1, कंडीशन बताई मैंने आपको, a1 प्लस a2 होल ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब ये कितना होगा 4 प्लस 4 होल ब्रैकेट स्क्वायर। सो आई मैक्स इज इक्वल टू 4 प्लस 4 8 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 64। ठीक है, सिमिलरली आई मीन इज इक्वल टू क्या बनेगा,
a1 माइनस a2 होल ब्रैकेट स्क्वायर, तो दोनों का 0 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा 0। आई मैक्स इज इक्वल टू 64, आई मीन इज इक्वल टू 0। तो ये हमें फाइनल आंसर मिलता है 64 एंड 0। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये हमारा फाइनल क्वेश्चन था, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर, बस एक ही न्यूमेरिकल है वही मैंने लिया है यहाँ पे, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। डेरिवेशन बस आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक बार डेरिवेशन होने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आज का लेक्चर खत्म होता है, ऐसे ही पढ़ाई करते रहो। नेक्स्ट लेक्चर में तुरंत आपको कल ही अपलोड करूँगी। धीरे धीरे सभी टॉपिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे से मैं सिलेबस कवर कर रही हूँ ऐसे मुझे लग रहा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो वैसे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। सो बच्चों ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।